विनायक वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 9 में आप सभी का स्वागत है। वर्ष 1911 SS महाराज जहाज विनायक को लेकर अंडमान पहुंचा। अब जो अंडमान का एरिया था वो काफ़ी घना जंगल वाला और स्वैम्पी एरिया था, जिसके कारण यहाँ पर मलेरिया का काफ़ी खतरा था और अंडमान को लगभग 1789 से कथित आरोपियों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद बहुत सारे क्रांतिकारियों को सज़ा के लिए यहाँ भेजा गया था। इसके बाद भी कई क्रांतिकारियों को यहाँ पर सज़ा के तौर पर भेज दिया गया, जैसे कि अलीपुर बॉम्ब केस के जो क्रांतिकारी थे उनमें से भी कईयों को सज़ा देने के लिए अंडमान भेज दिया गया था। इसी रहस्यमय और दर्दनाक माहौल में 30 जून 1911 को विनायक वहां पहुंचे। भीषण गर्मी के कारण रेत काफ़ी गर्म था और विनायक के हाथों और पैरों में बेड़ियां थीं। इसी गर्म रेत पर चलकर वो जेल के गेट पर पहुंचे। जेल में घुसने पर दरवाजे गर गर करके बंद हो गए। विनायक को लगा कि मानो वो मौत के जबड़े में पहुंच गए हों। अंडमान की जेल, जिसे सेल्युलर जेल कहा जाता था, यहाँ का जेलर था डेविड बेरी, जो कि एक कठोर जेलर था। जेल में पहुँचने के बाद विनायक ने हिंदू और नॉन हिंदू कैदियों के बीच डिस्टिंक्शन देखा। जैसे कि जब हिंदू कैदी जेल में पहुँचते थे तो जेल में पहुँचते ही सबसे पहले उनका जनेऊ काट दिया जाता था, लेकिन मुस्लिम और सिखों को दाढ़ी या बाल बढ़ाने की परमिशन थी। बेरी डिवाइड एंड रूल यानी विभाजन की नीति में बहुत विश्वास करता था और इसीलिए हिंदू कैदियों के सेल की निगरानी करने के लिए मुस्लिम वार्डन और जमादार होते थे, जो कि ज़्यादातर पठान, सिंधी और बलोची होते थे, जो न सिर्फ हिंदुओं को बल्कि बंगाल, मद्रास के जो मुस्लिम थे उनको भी हाफ काफिर बुलाते थे, यानी आधे काफिर, उनको भी वो संबोधित करते थे। विनायक के अराइवल के लगभग चौथे पांचवें दिन जब वो अपने सेल में सो रहे थे, एक पत्थर सेल से टकराया। जैसे ही वो उठे तो दूसरा पत्थर, जिस पर एक कागज लिपटा हुआ था, उनका वार्डन भी उठ गया। उसने पूरी छानबीन की, लेकिन जैसे ही वार्डर गया, विनायक ने मुंह से कागज की पर्ची निकाली जिस पर लिखा था, किसी पर भरोसा मत करना, चौकन्ना रहना। जेल की यातनाओं ने कुछ क्रांतिकारियों को इतना तोड़ दिया था कि वो जेल के अंदर गवर्नमेंट के जासूस बन गए थे। विनायक को समझ आ रहा था कि न जाने कितनी यातनाएं दी गई होंगी भारत के कुछ टफेस्ट माइंड्स को इस हालत तक पहुंचाने के लिए। ये जेल किसी नर्क से कम नहीं थी। जेल में अगर मैं शौचालय व्यवस्था की बात करूं तो शौचालय व्यवस्था बहुत ही ख़राब थी। कैदियों को बस 3 समय ही शौचालय यूज़ करने की परमिशन होती थी, बाकी समय बस उन्हें करना होता था कंट्रोल। शाम को लगभग 6 बजे सेल बंद हो जाती थी और सुबह लगभग 6 बजे के बाद ही खुलती थी, जिसमें अगर बीच में किसी कैदी ने वार्डन से रिक्वेस्ट की लेटरिन या टॉयलेट जाने की तो उसे बदसलूकी समझा जाता था। डायरिया और रेड टेप जैसी जो कंडीशन थी यहाँ पर काफ़ी कॉमन थी, लेकिन ऐसी सिचुएशन में भी कैदियों को सिर्फ कंट्रोल करना होता था और अगर कोई कैदी कंट्रोल नहीं कर पाता तो वो अपने ही सेल में मल मूत्र का त्याग कर देता और रात भर उसे उसी मल मूत्र के साथ सोना पड़ता था और सुबह उठकर उसको बुरी तरीके से पीटा जाता था क्योंकि उसने सेल गंदी कर दी थी। इन्हीं हालातों के बीच विनायक को आए हुए लगभग 11वां ही दिन हुआ था कि उनको अलग एक कैद खाने में डाल दिया गया ताकि वो किसी और से इंटरेक्शन ना कर सकें। इसी बीच 14 अगस्त 1911 को उन्हें एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि उनकी BA की डिग्री रद्द की जाती है। इन सब घटनाओं ने विनायक को अंदर से झकझोर दिया था, उनको तोड़ दिया था, लेकिन एक उम्मीद की किरण दिखी। 1911 में दिल्ली दरबार की तैयारी चल रही थी, जहां जॉर्ज 5 को भारत का नया एम्परर घोषित करने का आयोजन था।
इसी में अनुमान लगाया जा रहा था कि कई पॉलिटिकल प्रिजनर्स की सजा माफ़ी की जा सकती है। विनायक ने भी अपनी पेटिशन लगाई, लेकिन 1 महीने के भीतर ही उनकी पेटिशन रद्द कर दी गई। बहुत से प्रिजनर्स जिन्होंने अंडमान की जेल में 6 महीने कंप्लीट कर लिए थे, अब उनको बाहर जाकर काम करने की परमिशन थी। लेकिन विनायक के केस में ऐसा नहीं था। विनायक को डी प्रिजनर्स यानी डेंजरस प्रिजनर कहा गया और इसीलिए उनको बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। विनायक को मिल में तेल निकालने के काम में लगाया गया था। जैसे कोलू में बैल होते हैं तेल निकालने के लिए, इसी तरीके से अंडमान की जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को यूज़ किया जाता था उन बैल की जगह पर वो कोलू चलाने के लिए, जिससे कि तेल निकाला जाता था। एक दिन जब विनायक वो ग्राइंडिंग मिल चला रहे थे, उन्हें बहुत तेज पेट में दर्द हुआ और वो बेहोश हो गए। उस रात अपनी सेल में जब वो थे तो उन्हें ख्याल आया कि वो इस खिड़की पर लटक कर ही अपनी जान दे दें, यानी उन्हें सुसाइडल थॉट्स बहुत आ रहे थे। और जब उनको ये थॉट्स आ रहे थे, उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई राह नहीं बची है, तो इससे बेटर है इन यातनाओं को सुसाइड करके, आत्महत्या करके ही यहीं पर एंड कर दिया जाए। लेकिन जब ये थॉट्स उन्हें घेर रहे थे, तभी उन्होंने सोचा कि अगर मैं इस तरीके से मर जाता हूँ तो ये तो कायरता होगी, तो अगर मरना ही है तो किसी एक आधे दुश्मन को मार कर मरूं, ऐसे कायरों की तरह नहीं। विनायक ने तो किसी तरीके से ये जो सुसाइडल थॉट्स थे इनको ओवरकम कर लिया, लेकिन बहुत से ऐसे लोग थे जो ऐसा नहीं कर पाए। इंदु भूषण रॉय, एक जवान लड़का जिसको मानकताला बॉम्ब केस में काला पानी की सज़ा दी गई थी, इन्हें 10 साल की रिग्रेस पनिशमेंट मिली थी। उनसे ये रोज रोज का ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती, यातनाएं सहन नहीं हो पाई। उन्होंने विरोध किया और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें और ज़्यादा प्रताड़नाएं दी गई और इन प्रताड़नाओं ने, इस तरह की ह्यूमिलिएशन ने उनकी अंतरात्मा को आहत कर दिया। 29 अप्रैल 1912 में उन्होंने अपने ही कपड़ों की रस्सी बनाकर अपने ही सेल में आत्महत्या कर ली। इसी बीच होतीलाल वर्मा, जिन्हें अंडमान में 10 साल की सज़ा मिली थी, उन्होंने एक पूरा आर्टिकल जो कि जेल की भयावह परिस्थितियों को बताता था, स्मगल करके बाहर तक पहुंचा दिया। और कई न्यूज़पेपर जैसे कि बंगाली, द ट्रिब्यून ऑफ लाहौर, अमृत बाजार पत्रिका, इन सब ने जेल की कंडीशंस पर सवाल उठाए। इन सब घटनाओं के तहत इंक्वायरी हुई तो अंडमान के कमिश्नर ने इन सब घटनाओं को सिर्फ एक झूठा केस बताकर टाल दिया और बताया गया कि ये सब अफवाहें हैं। मराठा न्यूज़पेपर ने इंदु भूषण रॉय की मृत्यु पर सवाल उठाए। जब चारों ओर इस तरह के सवाल उठने लगे तो गवर्नमेंट ने एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का गठन किया, लेकिन कैदियों को इसकी जानकारी नहीं दी गई और अपने आप ही गवर्नमेंट ने, जो कमिश्नर थे अंडमान एंड निकोबार के, उन्होंने रिपोर्ट भेज दी कि भाई जो भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं क्रूअल ट्रीटमेंट के, वो झूठ है, बेबुनियाद है और इंदु भूषण रॉय की मृत्यु का कारण है आपसी रंजिश और कैदियों में आपसी लड़ाई। क्योंकि कैदियों में लड़ाई थी, इंदु भूषण रॉय को अपनी जान का खतरा था, इसीलिए उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन अभी इस सेल्युलर जेल में बहुत कुछ होना बाकी था। उल्लासकर दत्त, इनको 13 साल की सज़ा सुनाई गई थी। जब इन्होंने इस तरह के काम करने से, यानी जैसे कोलू में बैल की तरह पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लगाया जाता था, इस तरह के काम करने से मना कर दिया, विद्रोह किया, तो इन्हें काल कोठरी में डाल दिया गया, जहाँ पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं थी। इस माहौल में उन्हें हेल्यूसिनेशन होने लगा। 107 डिग्री बुखार उन्हें चढ़ा था, वो अम्मा अम्मा चिल्ला रहे थे। ऐसी हालात में जेल अथॉरिटीज़ ने उन्हें शॉक ट्रीटमेंट देने का फैसला किया। शॉक ट्रीटमेंट के कारण वो बेहोश हो गए और लगभग 8-10 दिन बाद जब उन्हें होश आया तो उसके बाद भी उन्हें दौरे पड़ने लगे। इसके बाद उन्हें मद्रास के मेंटल असाइलम में भेज दिया गया। सभी कैदियों ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो ये हालत थी इसके खिलाफ पेटिशन लिखी, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब लगभग एक के बाद एक
प्रिजनर्स ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। गोपाल नानी, जो कि एक जवान लड़का था, लगभग 16-17 साल का, उसे बहुत यातनाएं दी गई, उसे कोड़ों से मारा गया, लेकिन वो अपने तरीके से विद्रोह करता रहा। उसने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दी। पुलिस ने उसकी नाक में नली डालकर जबरदस्ती दूध पिलाने की कोशिश की, मगर नानी की भूख हड़ताल चलती रही, लेकिन इस कारण उसका वजन बहुत तेजी से घट रहा था। इसी बीच खबर फैल गई कि जो लोग बाहर काम करने जा रहे हैं प्रिजनर, वो एक सीक्रेट फैक्ट्री में बॉम्ब बना रहे हैं। जेल में सुसाइड, स्ट्राइक और अब बॉम्ब बनाने की खबरें भारत मेनलैंड तक भी पहुंचने लगी थी। और फाइनली अक्टूबर 1913 में ये तय किया गया कि भारत सरकार के होम मेंबर सर रेजिनाल्ड एच क्रैडोक सेल्युलर जेल में जाकर प्रिजनर से मिलेंगे और उनकी शिकायतों को सुनेंगे। लेकिन अंततः जो फैसला होने वाला था वो शायद सभी के फेवर में होगा या नहीं, ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।